हेलो एवरीवन, संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम हिंदी साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे। द्वितीय प्रश्न पत्र कहानी एवं गद्य की अन्य विधाएं। कहानी और गद्य की अन्य विधाएं नामक प्रश्न पत्र में दो पुस्तकें हैं, कहानी चयनिका और साथ ही गद्य की अन्य विधाएं। तो इसी के अंतर्गत हम कहानी चयनिका पुस्तक को पढ़ रहे थे। कहानी चयनिका में कुछ चुनिंदा लेखक हैं, उनके कुछ कहानियों का संकलन किया गया है। इसमें हमने चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी का अध्ययन किया। कहानी की समीक्षा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में 3 ही कहानियां लिखी। ये संपादक थे, जयपुर से भी थे। 1915 में इन्होंने उसने कहा था कहानी की रचना की थी। इसके अलावा सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा नामक कहानियां भी इन्होंने लिखी। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, ये 2 और कहानियां हैं। ये दोनों कहानियां भी प्रेम कहानियां हैं और ये तीनों कहानियां ही हिंदी साहित्य में कहानियों में मील का पत्थर साबित होती है, जिसमें उसने कहा था एक प्रेम की उदात्तता का चित्रण किया गया है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए बन जाता है कि पहली बार फ्लैशबैक पद्धति का पहली बार प्रयोग हिंदी साहित्य में हुआ, वो उसने कहा था कहानी में ही हुआ था। इससे पहले पाश्चात्य साहित्य में फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग होने लगा था, हिंदी साहित्य में आने में उसे समय लगा। 1915 में पहली बार फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई कहानी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था। कहानी शुरू युद्ध स्तर पर युद्ध के लिए रवाना होने पर सूबेदार के घर जाने पर लहना सिंह के और युद्ध के फ्रांस की भूमि पर उसका चित्रण बताते हैं। फिर वो बचपन की यादें याद करता है कि किस तरह सूबेदारनी जो हो रहा है उससे वो बचपन में मिला था, प्रेम करता था और अचानक उसका उससे अलगाव हो गया किस तरह से, और वो बालक मन उस समय तो उसे भूल गया। बड़े होने पर जब उसका सामना होता है तो अपने प्रेम के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर लहना सिंह जो है वो अपनी प्रेम के कर्तव्य का पालन करता है। होरा सूबेदारनी के पति और बच्चे को जीवन देकर। सूबेदार जो है हजारा सिंह, वो सूबेदारनी होरा का पति है और बोधा सिंह उसका बेटा है। इन दोनों के ही प्राणों की रक्षा वो युद्ध की भूमि में करता है और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। युद्ध भूमि का चित्रण और इन कहानियों का कहीं पे भी कोई मेल नजर नहीं आता, लेकिन जब कहानी खत्म होती है और लहना सिंह मृत्युशैया पर लेटा होता है तब उसे अपनी ये सारी स्मृतियों में याद करता है, तब कहानी के जुड़ाव और कहानी का औचित्य अपने आप प्रकट हो जाता है। और अंत में मरते समय हजारा सिंह के जाते समय वो उसे एक यही बात कहता है कि सूबेदारनी को कह देना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। बड़ी ही मार्मिक कहानी है, बड़ी ही संवेदनशील कहानी है, उसने कहा था। इसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखा। महत्वपूर्ण प्रश्नों में हमने जो तत्वों के आधार पर कहानी का सार प्रस्तुत किया, जो 3 भागों में कहानी विभेदित हो चुकी है उसको हमने समझाया कि इसके 3 भाग। पहले भाग में 2 सरल बालक बालिकाओं का जो परस्पर मिलन होता है। दूसरे भाग बिल्कुल ही अलग है, फ्रांस की युद्ध भूमि में जो ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हुए जर्मन के खिलाफ फ्रांस की भूमि पे जो युद्ध होता है उसका चित्रण किया गया है। तीसरा जो है, तीसरे अंश में मृत्यु से पहले लहना सिंह की जो स्मृतियां होती है उसके माध्यम से आरंभ और मध्य का भाग
जुड़ जाता है, वहाँ पे उनका घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है और पाठकों की जिज्ञासाएं वहाँ पे शांत हो जाती है। तो इस तरह से 3 भागों में ये कहानी जो है वो इसका उल्लेख है। अगर हम कथा सार को कहें तो 3 भागों में विभेद किया। उसके बाद हमने जो कथा सार को बिंदुओं में देखा था, आपको मैं रिकैप करा देती हूँ छोटा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला था कथा सार को आप बिंदुओं में, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न करते हैं तो उसके लिए आपको बिंदुओं में ही समझाना है। अमृतसर के बाजार में अमृतसर के बम्बू काट वालों के बम्बू काट वालों की बोली। दूसरा, चौक बाजार में नायक नायिका की प्रथम भेंट। इसे मैं समझा चुकी हूँ कि बम्बू काट वाले यानी जो तांगे वाले हैं वो रास्ते में आने वाले लोगों को कितनी मीठी बोली से वो उल्हाना देते हैं और रास्ते से हटने के ये कहते हैं, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलते। तो इसकी यहाँ पे अमृतसर वालों की यहाँ पे प्रशंसा की गई है, तांगे वालों की। उसके बाद चौक बाजार में नायक और नायिका, जो बालक और बालिका है, वो बाजार में सौदा लेने के लिए आते हैं और उनकी भेंट होती है, उसका यहाँ पे चित्रण किया है। कहानी को आप ये बिंदु हैं, इनके अंतर्गत आपको समझाना है पूरी कहानी। इसके बाद जो है फौज में नौकरी। जो बालक है मिलता है बाजार में नायिका को और मजाक में पूछता भी है, तेरी कुड़माई हो गई। वो रोज ना कहती, एक दिन उसकी अपेक्षा के विरुद्ध वो उत्तर हाँ में दे देती है। तो बालक के हृदय पर बड़ा आघात होता है, वो क्रोधित होकर चला तो जाता है। इस बात को शायद बड़े होकर भूल भी जाता है और फौज में नौकरी कर लेता है। फौज में नौकरी करने के बाद जब जर्मन और फ्रांस का युद्ध हो रहा होता है तो ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में यहाँ से सेना की टुकड़ी जाती है, जिसमें वो एक टुकड़ी के साथ जाता है और अपने सूबेदार के साथ जा रहा होता है। उसके गांव के कुछ आगे रास्ते में ही सूबेदार का गांव पड़ता है, तो वो उनके साथ होते हुए जाने के लिए उनके घर जाता है। तो देखिए, वहां पे उसकी भेंट सूबेदारनी से भेंट, वहां पर उसकी भेंट होती है सूबेदारनी से। महिला तो घूंघट में होती है, लेकिन वो लहना सिंह को पहचान लेती है, दूर से पहचान लेती है और फिर वो उसे बुलाती है। हजारा सिंह कहता है, जाओ, तुम्हें सूबेदारनी जानती है, तुम्हें बुला रही है। वो जाकर उनके खिदमत में सजदा करते हैं। तब सूबेदारनी उसे बचपन की बात याद दिलाती है। लहना सिंह भी उसे पहचान जाता है। इसके बाद फ्रांस में जर्मन फौजों से युद्ध। फ्रांस के अंदर, फ्रांस की भूमि पर जर्मन फौजियों के खिलाफ युद्ध का वर्णन किया गया है। किस तरह वहाँ कड़ाके की ठंड में घुटनों तक कीचड़ के अंदर वो वहाँ पे फौजी किस तरह डटे हुए हैं, किस तरह गोलीबारी होती रहती है, किस तरह दिन भर 2500 बम ब्लास्ट वहाँ पे होते हैं। अगला है नकली पलटन साहब का आना। किस तरह एक जर्मन नकली दुश्मन है,
एक जर्मन दुश्मन है जो नकली पट्टन साहब बनकर आता है और सूबेदार को आज्ञा देके वहां से भेज देता है। लहना सिंह उसे पहचान जाता है और उसकी इस षड्यंत्र को विफल कर देता है। अंत में दुश्मन की गोली लगने से वो मृत्युशैया पर पहुंच जाता है और बोधा और हजारा सिंह की जान बचाकर उन्हें गाड़ी में भेज देता है और खुद जो वजीरा सिंह की गोद में लेट जाता है, मृत्यु का इंतजार करता है और अपनी बचपन की स्मृतियों को याद करता है। और उसने कहा था, हजारा सिंह को कहता है कि सूबेदारनी को कह देना जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदारनी लहना सिंह से यही वादा लेती है कि जिस तरह तुमने बचपन में मेरी प्राणों की रक्षा की थी उसी तरह तुम मेरे पति और बच्चे की प्राणों की भी रक्षा करना। और अंत में मैंने आपको बताया था जैसा कि निष्कर्ष अवश्य लिखें, निष्कर्ष अवश्य लिखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कथा सार के अंतर्गत ही आप लोगों ने स्क्रीनशॉट पिछली बार भी मैंने मौका दिया था, ले सकते हैं। स्क्रीन में छोड़ती हूँ तब आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। प्लेटोनिक लव, प्लेटोनिक लव यानी कि बड़ा भावपूर्ण जो प्रेम कहानी को कहते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी कहानी नहीं है कि गलदर्शु यानी कि रोना आ जाए, ऐसी नहीं, एक बड़ी ही उदात्त प्रेम कथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इसके बारे में कहा है, एक पंक्ति कही है कि घटना इसकी ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है। मतलब घटना वास्तविक है, कुछ भी बनावटी नहीं लगता, पर इसके भीतर प्रेम का जो एक स्वर्गीय स्वरूप है वो झांक रहा है, झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या चीख नहीं रहा। यानी कि प्रेम का बड़ा ही अनुपम वर्णन है, उसका कहीं पे भी वो गंदा या भद्दा नहीं होता है। अब इसकी बात करते हैं मूल चेतना की। कहानी की जो मूल चेतना है वो है कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन एवं पवित्र प्रेम का निरूपण। पवित्र प्रेम का निरूपण और चारित्रिक उत्कर्ष। चारित्रिक उत्कर्ष स्थापित करना। चारित्रिक उत्कर्ष को स्थापित करना। लहना सिंह ने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने पवित्र प्रेम को ही स्थापित किया और उसके चारित्रिक उत्कर्ष को ही प्रकट करता है वो पूरी कहानी में। यहाँ पे ये तीन चीजें देखने को मिलती है। किसके अंतर्गत? मूल संवेदना के अंतर्गत। क्वेश्चन में आता है मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए, वहां पे आपको इन तीन बिंदुओं के आधार पर बताना है। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था तत्वों के आधार पर। तत्वों के आधार पर जैसा मैंने कहा था कि तत्व हैं और सभी कहानी में समान होते हैं। बस उन तत्वों के आधार पर जो कहानी है उसका आपको वहाँ क्या करना है, आपको उसकी समीक्षा करनी कि अगर पहला तत्व है कथानक, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन या फिर संवाद, चौथा है देश काल
एवं वातावरण। पांचवा है भाषा शैली। और सबसे अंतिम और मुख्य है उद्देश्य। मैंने ये समझाए थे, आपको मैं फिर से बता देती हूँ। कथानक यानी कि इस कथानक के अंतर्गत इस कहानी की कथा क्या है। तो वो आपको बताया कि किस तरह से एक बालक बालिका बचपन में मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, बड़े होकर वो जिस सूबेदारनी के रूप में उसे मिलता है और उससे जो वचन लेती है वो अपने मृत्यु तक उस वचन का पालन करता है। पात्र एवं चरित्र चित्रण। कौन कौन पात्र है इसके अंदर, आप उसका वर्णन करेंगे। मुख्य पात्र है जो वो बताएंगे कि मुख्य पात्र है लैला सिंह। लैला सिंह के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। नायिका है इसमें सूबेदारनी, जिसका नाम है होरा। ठीक है, इनका पति है सूबेदार हजारा सिंह। इनका बेटा है बोधा सिंह। और एक और इसमें सिपाही है जो मस्खरा है, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह इसके अंतर्गत है। ये कुछ पात्र हैं मुख्य। एक और है नकली पलटन साहब। बहुत सारे पात्रों की चर्चा होती है, लेकिन उनके ना संवाद हैं ना किसी तरह का कोई योगदान है। जैसे लैला सिंह है, सूबेदारनी होरा, इनकी बातचीत होती है। हजारा सिंह सूबेदार है। बोधा इनका पुत्र है जो बीमार रहता है। वजीरा सिंह जो है वो हंसी मजाक करता है, एक सिपाही है इनकी ही टुकड़ी में। वहाँ पे नकली जो पलटन साहब बन के दुश्मन का आदमी जर्मन एक आता है। तो इन सब के संवाद है। इसके अलावा लैला सिंह अपने भाई कीरत सिंह की चर्चा करता है। वो जो मृत्यु के निकट होता है तो वजीरा की गोद को कीरत की ही गोद समझता है। साथ ही अपने बच्चे का भी चर्चा करता है, उसका एक बेटा है। तो इस तरह से आप पात्रों को जो है आप पूरा बताएंगे कौन कौन से पात्र हैं, इसके अनुसार आप समझाएंगे। इसके बाद कथोपकथन संवाद। संवाद का बड़ा ही महत्व होता है। संवादों से ही हम चरित्र चित्रण देख सकते हैं। संवादों से ही पता चलता है कि लैला सिंह जो नायक है कितना जो कर्तव्यनिष्ठ है और अपने देशभक्ति इसके अंदर कितनी है, कितना वीरत्व इसके अंदर भरा है, उसका यहाँ चित्रण है। हजारा सिंह सूबेदार है। जर्मन एक अपनी भाषा से ही लैला सिंह इसे पकड़ पाता है, क्योंकि जर्मन पलटन साहब जो हैं इनके, वो तो बिना डैम के या अंग्रेजी शब्द के एक लाइन भी नहीं बोल सकते। लेकिन ये जो नकली जर्मन साहब, नकली पलटन साहब बन के आया है, ये खालिस उर्दू बोल रहा है। तो वो पहचान गया, इसके बोलने से ही, इसके संवादों से ही पहचाना कि ये दुश्मन है, और बहुत सारी परख भी वो कर लेता है। तो संवादों का बड़ा ही महत्व होता है। वजीरा के संवाद ही हैं जो उसे हंसी मजाक का जो विदूषक बनाते हैं कहानी के अंतर्गत। फिर आगे देखेंगे देश काल और वातावरण। जब वो अमृतसर के बाजार में होते हैं तो अमृतसर के तांगे वाले बाजार का चित्रण बड़ा ही सुंदर तरीके से शब्दों में किया गया है। आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो जाता है। उसके बाद जब वो फौजी फ्रांस की धरती पर होते हैं तो वहाँ युद्ध भूमि का चित्रण किया गया है। तो ये वातावरण देश काल ही है जो हमें उस घटना को वास्तविकता मानने पर हमें सहयोग करते हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। भाषा शैली, जो भाषा शैली है चित्रण की, वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने फ्लैशबैक पद्धति के साथ साथ जो संवाद शैली में ये कहानी प्रकट की है। और अलग अलग जितने भी पात्र हैं उनकी भाषा उनके पात्र के अनुसार है। तभी भाषा बदलती है, तभी तो लैला नकली पलटन साहब को पहचान पाता है। इसके बाद देखिए उद्देश्य। मैं फिर से कहूँगी, उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही जो लेखक है अपनी जो रचना करता है। अगर किसी कहानी का कोई उद्देश्य नहीं निकलता है या वो
वो मानवीय उपयोग या मानवीय किसी तरह का महत्व नहीं रहता तो वो साहित्य का स्थान नहीं ले सकता। तो ये थे तत्वों के आधार पर समीक्षा। इसके अनुसार आप इसका तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अंत में निष्कर्ष अवश्य लिखें, मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ तक हमने पहले कर लिया था। अगले प्रश्न की तरफ देखिए कि कथानक की विशेषता। कभी ये प्रश्न भी आते हैं कि कथानक की विशेषता बताइए। अब आपने कथानक जो है आपका, उसकी विशेषता क्या है? सबसे पहला तो ये है कि ये फ्लैशबैक पद्धति में रचित प्रथम कहानी। ठीक है, ये फ्लैशबैक पद्धति में रचित पहली कहानी है। अब और ये क्या है? मार्मिक घटना पर आधारित। मार्मिक घटना पर आधारित बड़ा ही संवेदनशील कथानक है। ये पढ़ करके हमें बड़ा ही हमारी संवेदनाएं लहना सिंह के साथ जुड़ जाती हैं। तो इसमें मानवीय भावों का कलात्मक और मार्मिक चित्रण हुआ है। मार्मिक घटना है, मानवीय भावों का, इसी के अंतर्गत देखिए मार्मिक भावों का कलात्मक चित्रण। जो मानवीय भाव है वो संवेदनशील तो कथा है ही, लेकिन इसका कलात्मक रूप से चित्रण हुआ है। किस तरह पहले बचपन में उनका मिलना बताते हैं, फिर किस तरह फ्रांस की भूमि बताते हैं, और अंत में उसकी लहना सिंह की स्मृतियों में ये स्पष्ट हो जाता है, दोनों की कथा जुड़ जाती है। इस तरह उसने कहा था कहानी में, ये इसकी मूल संवेदना के आधार पर बताया इसे। अब इसकी हम देखेंगे कि इसकी विशेषताओं में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है इसकी विशेषताओं के अंतर्गत देखिए इसकी विशेषताओं में दृश्य निरूपण, जो मैंने बताया कि जब चित्रण होता है तब उसका दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है, जिस तरह का वहाँ के माहौल का चित्रण किया जाता है। तो दृश्य निरूपण कैसा होता है? बड़ा ही रोचक होता है, प्रभाव उत्पादक, और ये जो है इसका आरंभ जो है बड़ा ही, ये इसके आरंभ की बात कर रहे हैं जब उसमें अमृतसर के बम्बू काट के बाजार का चित्रण होता है, तो वो क्या होता है? बड़ा ही प्रभाव उत्पादक और बड़ा ही रोचक होता है। इसके बाद देखें तो जो पात्रों का जो है मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण करता है, पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का चित्रण किया जाता है। ठीक है, तो पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का यहाँ पे कि किस तरह एक बालक के मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसका भी बड़ा सुंदर चित्रण किया था। और जब बालक लहना बच्चे थे तब मिलते हैं, जब उसको बोलती है उसकी अपेक्षा के विरुद्ध कि हाँ कुड़माई हो गई,
तब वो किस तरह उसके बालक हृदय पर आघात लगता है और वो बाजार में एक बच्चे से टकराता है, उसको कोहनी मार के मोड़ी में गिरा देता है, नाली में गिरा देता है, एक सब्जी वाले के ऊपर दूध उड़ेल देता है, सब्जी वाले की टोकरी उड़ेल देता है, एक वैष्णवी से टकराते हुए आके उसकी भी भली बुरी सुनता है। तो बड़ा ही बच्चे का मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ किया गया है। तो सभी पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, जिसमें मुख्य जो पात्र है लहना सिंह है, तो उसी पे कहानी को आधार रखा है, इसलिए अधिकतर वर्णन लहना का ही किया गया है। अगर हम बात करें दूसरे बिंदु की, तो कथानक का विकास। कथानक का विकास जो है वो स्वाभाविक है, उसमें कई सारी घटनाएं समावेशित है, उसमें सरसता है, रमणीयता और रोचकता, कौतूहल का समावेश किया गया है। तो इस तरह से कहानी की जो कथानक होना चाहिए सभी गुण इसमें विद्यमान है। क्या है, लिख लीजिए। रोचकता, स्वाभाविक, कई घटनाएं हैं, सरसता, रमणीयता इस कथानक के अंदर विद्यमान है। तो इस तरह से कथानक कैसा हो जाता है, रोचक हो जाता है, स्वाभाविक भी लगता है, कुछ बनावटी या कल्पनात्मक नहीं लगता है। एक से अधिक घटनाओं का भी वर्णन किया गया है और इसमें सरसता यानी कि सुनने में बड़ा ही अच्छी लगती है कहानी, बड़ी ही प्रेम कहानी है, तो रमणीय यानी सुंदर और मनोहक लगती है कहानी सुनने वालों को। तो आगे अगर बात करें तो नाटकीयता का समावेश। जब तक कहानी में नाटकीयता नहीं होती है, आगे क्या होगा इस कौतूहल नहीं बनता है, तब तक कहानी इतनी प्रभावशाली नहीं लगती है। तो नाटकीयता का समावेश जो लहना का आचरण है, लहना का आचरण, पूरा ही लहना का आचरण बड़ा ही नाटकीय समावेश के साथ है। चाहे बचपन में हो, चाहे फ्रांस की भूमि पर युद्ध के समय वो जिस तरह से युद्ध के लिए लालायित रहता है और फजीरा के साथ हंसी मजाक करता है और बोधा सिंह से भी अपनी हालात को छुपाता है, जर्मन दुश्मन है उसके साथ भी कितना तुरंत बुद्धि से काम लेता है और उसको उसकी इस चाल को नाकामयाब करता है। तो लहना के आचरण में संपूर्ण कहानी में नाटकीयता नजर आती है। इसके बाद कथानक की संभाव्यता। आगे देखिए, कथानक की संभाव्यता कि कथानक जो है किसी तरह से कल्पनात्मक नहीं लग रहा और वो संभव लग रहा है कि ऐसा वास्तविकता में हुआ होगा। पहली बात तो ऐतिहासिक जो इसकी पृष्ठभूमि बताई है प्रथम विश्व युद्ध की, प्रथम विश्व युद्ध की घटना का चित्रण है, वो भी सन जो आसपास लिखा गया है उससे मिलता जुलता है, जिसका वर्णन किया गया है। और दूसरा इसी के साथ में जो लहना सिंह का जो आचरण है, लहना सिंह एक व्यक्ति, एक चरित्रवान व्यक्ति, एक उदात्त स्वभाव का व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से अपने विवेक से काम लेता। ये नायक जो लहना सिंह है एक बालक था जब, तो प्रेम के प्रतिकार के कारण उसका क्रोध आना भी स्वाभाविक था। साथ ही वजीरा के साथ हंसी मजाक में ये साथ देता है, वो भी स्वाभाविक लगता है। साथ ही वो तुरंत बुद्धि से जर्मन
के खिलाफ षड्यंत्र को नष्ट करता है, वो भी स्वाभाविक लगता है। तो हर जगह लहना सिंह का आचरण जो संभाव्य लगता है, कहीं पर भी कुछ बनावटी नहीं लगता कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, अब इसके बाद है कलात्मक समाप्ति। जो अंत होता है उसका भी बड़ा, कहानी का अंत भी बड़ा ही, जितना रोचक उसका प्रारंभ है, जितना प्रभाव उत्पादक और रोचक प्रारंभ है, उतना ही इसका जो रोमांचक और कलात्मक इसका अंत है। कि किस तरह मृत्युशैया पर लेटा हुआ वजीरा सिंह की गोद को कीरत सिंह की गोद समझता, अपने भाई की गोद समझता है और अपनी बचपन की स्मृतियों को याद करता है। और साथ ही साथ जब वो बचपन में होरा से मिला था और उससे किस तरह उसने उस बचपन के अबोध प्रेम को, कर्तव्य निष्ठा को बड़े होकर भी मृत्यु पर्यंत तक निभाया था। और साथ में जब वो अपने बच्चे को भी याद करता है, जब उसका बेटा हुआ था तब उसने एक आम का पेड़ लगाया था। वो कल्पना करता है कि वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो मेरा बेटा उसके आम खाएगा। तो इस तरह का देखिए किस तरह से लहना सिंह अंत तक में अपने प्राणों का, अपने प्राण देकर भी अपने वचन का निर्वाह करता है और किस तरह वो प्राणांत की कल्पना करता है अपने भाई कीरत सिंह की गोद। वो सोचता है कि मुझे अगर मृत्यु आएगी तो मेरे भाई कीरत की गोद में आएगी। तो वो अपनी कल्पना में ही इसका सोचता है और अपने भाई, अपने घर परिवार, अपने गांव को याद करता है कि उसकी मृत्यु उसकी ही धरती पर हो रही है। इस तरह से ये जो 5 पॉइंट है ये आपके कथानक की विशेषताएं बताते हैं। तो यहाँ पर आपके कहानी की विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। मैंने आपको स्क्रीन छोड़ दी थी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें फेयर कीजिए, अच्छे से आप इनके नोट्स बनाइए, लिखिए। एक अंतिम प्रश्न बचा है, हम वो भी देख लेते हैं। वीडियो खत्म होने से पहले हम एक आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं, वो है कहानी का उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य से संबंधित एक प्रश्न अलग से भी पूछ लिया जाता है। तब आपको 1-2 पंक्तियों में तो मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको जब निबंधात्मक प्रश्न करना है तो आपको मुख्य बिंदुओं के आधार पर भूमिका बनाकर फिर बिंदुओं में इसे समझाकर आपको जो है कहानी के उद्देश्य को बताना है। तो देखिए, आदर्श स्नेह प्रीति का निर्वाह। आदर्श स्नेह प्रीति का निर्वाह, जो बचपन में लगाव होता है दोनों बालक और बालिकाओं में, उस स्नेह को, उस प्रेम को बड़ा ही आदर्श बताया है। यहाँ पे उसका निर्वाह किया है। किसी तरह से प्रेम के प्रतिकार पे वो अपने प्रेम को भुला देता है, लेकिन किसी का अनिष्ट नहीं करता। अगला देखिए, वचन पालन का आदर्श। वचन पालन के आदर्श का निर्वाह करता है। सूबेदारनी जब उससे वचन लेती है कि बचपन में एक बार तुमने मुझे तांगे वाले की गाड़ी के नीचे आने से बचाया था, आज मैं तुमसे उसी तरह वचन लेती हूँ कि जिस तरह तांगे की गाड़ी के आगे आने से उठाकर मुझे तख्त पर खड़ा कर दिया और खुद घोड़े के पैरों में चले गए थे, आज भी मैं तुमसे वचन लेती हूँ कि मेरे पति और मेरे बच्चे की उसी तरह रक्षा करना। मेरा एक ही बेटा है जो जी रहा है, बाकी बेटे हुए लेकिन वो सब, उन सभी की मृत्यु हो गई, अब एक बचा है, इसी के सहारे जीवन बिताना है, इसीलिए इसकी जीवन की रक्षा करना। तो यहाँ पे जो सूबेदारनी को लहना सिंह वचन देता है, होरा को जो वचन देता है, उसका निर्वाह अपनी मृत्यु तक वो करता है, अपनी जान देकर भी वो वचन का पालन करता है। पूरे कहानी में बताया कि बोधा सिंह को कितना, फ्रांस की इस ठंड में कितना तेज बीमार हो जाता है। बोधा को अपनी लहना सिंह अपनी जर्सी भी दे देता है, अपना कंबल उड़ा देता है,
उसे अपने सूखे तख्त पर सुलाता है। उस बोधा सिंह जो सूबेदार का बेटा है, उसके उस हिस्से की जो ड्यूटी भी जो है पहरे का काम भी वो स्वयं करता है और खुद सिगड़ी के सहारे बिताता है समय। तो किस तरह से वो पूरी कहानी में बताया अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से, अपने वचन का पूरी निष्ठा से पालन करता है। आगे देखिए कर्तव्य निष्ठा का संदेश। कर्तव्य निष्ठा का संदेश कि अपने कर्तव्य के पालन की वो किस तरह से अपने कर्तव्य का पालन करता है। न केवल अपने प्रेम को दिए गए वचन को निर्वाह करता है, बल्कि वो अपने देश की, अपनी सरकार के प्रति भी जो है कर्तव्य निष्ठ है, अपने देश की रक्षा करता है, दुश्मनों से अपने देश की रक्षा करता है। उस समय सरकार ब्रिटेन की थी, तो ब्रिटेन के ही सिपाही थे, तो उन्हीं के प्रति वफादारी वो पूरी तरह दिखाता है। तो इन 3 बिंदुओं के आधार पर आप कहानी का उद्देश्य बता सकते हैं और अंत में निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि अतः इन बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कहानी का उद्देश्य एक उदात्त प्रेम की स्नेह प्रीति का निर्वाह करना बताया है, वचन पालन का आदर्श और कर्तव्य निष्ठा का संदेश दिया गया है। तो ये थी उसने कहा था कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। आप इन्हें अपने नोटबुक में शेयर करिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे इसके आगे की पाठों का अध्ययन हम आगे करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की कक्षा बस यहीं तक। आज के लिए धन्यवाद।